हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है 5वां। फर्स्ट बुक है हमारी वर्ल्ड वाली, इसका 5th चैप्टर आज करने वाले हैं, साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखिए ये टर्म 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे। और ये जो चैप्टर है 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, यानी ये पार्ट 1 है आज का, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इनमें हम दोनों वीडियो में कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर से बनते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैसेज वगैरह करना है तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। एक बार सिलेबस देख लीजिए, ये द सेंटर ऑफ पावर हम करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस चैप्टर की। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब भी साउथ एशिया वर्ड आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में वो 7 देश आएंगे जो इस क्षेत्र को कवर करते हैं, यानी इस रीजन को कवर करते हैं। तो हम आंसर देखते हैं। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूडेड द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन से? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। इसके अलावा इसमें म्यांमार को भी कभी कभी शामिल कर लिया जाता है एंड अफगानिस्तान को भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये 7 जो है मेन वो कंट्री हैं जो साउथ एशिया वाले रीजन को है उसको कवर करते हैं। तो ये साउथ एशिया हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वाज फर्स्ट टू बी लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशियन रीजन। यानी साउथ एशियन रीजन में वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को, यानी अपनी इकोनॉमी को उदार किया था। ठीक है, उदारवादी व्यवस्था को अपनाया था, लिबरलाइज किया था। तो बहुत ही आसान आंसर है आपका श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने, जो साउथ एशिया का एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। इसके बाद क्या हुआ था, इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा था। बाहर से, विदेशों से व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए इन्होंने अपने रास्ते जो थे वो खोल दिए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशियन कंट्री। जो साउथ एशियन कंट्रीज है इनमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? तो सबसे पहले बात कर लेते हम इंडिया एंड श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका जो है ये जब से आज़ाद हुए हैं, ठीक है, जब से ये ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए हैं तब से यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुली हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया एंड श्रीलंका में, ये बता सकते हैं। ये 2 देशों को तो हमने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 2 ऐसे देश हैं यहाँ पे दोनों तरह का शासन रहा है, यानी कि इन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। यानी यहाँ पे सिविलियन शासन भी रहा है, लोकतंत्र भी रहा है, और यहाँ पे मिलिट्री रूल भी रहा है, यानी कि सैनिक शासन भी रहा है। तो ये दोनों ही तरह के देश हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, टिल 2006 यानी 2006 तक नेपाल जो था यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन बाद में अगर बात करें अभी की, बट नाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आज के समय में ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है। ठीक है, तो इंडिया श्रीलंका आपको पता लग गया, यहाँ पे सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे सिविलियन एंड मिलिट्री रूल दोनों तरह का शासन है। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन आज के समय में बात करें तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इतना आपको समझ में आया, आगे चलते हैं, देखते हैं। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान भी इनमें से एक महत्वपूर्ण देश है। तो भूटान जो है, भूटान बिकम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008, यानी 2008 में जो भूटान था ये भी एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया था। इसके बाद है द मालदीव्स की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव अगर आप देखोगे मैप में तो ये एक आइलैंड है। ठीक है, छोटा सा देश आपको दिखेगा मैप के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता था, ये एक सल्तनत हुआ करता था। यहाँ पे एक सल्तनत होता था 1968 तक, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, बाद में ये एक रिपब्लिक बना और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें देखो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, सॉरी, इंडिया एंड श्रीलंका में एक जैसा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी एक जैसा शासन रहा है, नेपाल में, भूटान में एक जैसा शासन आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद मालदीव में कैसे चेंज हुआ, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हो सकता है केवल आपसे इंडिया या पाकिस्तान का पूछ लें या किसी अदर कंट्री का पूछ लें, तो ये आपको ऐसा पता होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन में दे रखे हैं, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द
पीपल ऑफ साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी आपके सामने एक स्टेटमेंट है, इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए डेमोक्रेसी जो है ये साउथ एशिया के लोगों की पहली चॉइस है, क्या ये सही है? आपको स्टेटमेंट को बताना है, यही जस्टिफाई आपको करना है। ऑप्शन में आपके एक और क्वेश्चन दे रखा है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया शेयर द एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है कि डेमोक्रेसी को लेकर यहाँ पे साउथ एशिया में 5 देश थे, वहाँ पे एक सर्वे कराया गया था। ठीक है, उस सर्वे में क्या हुआ था, सर्वे में ये पता लगा था कि जो ज़्यादातर लोग हैं ना उनका मिला जुला मतलब रिकॉर्ड यही आ रहा था, सभी लगभग लगभग कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी वाले सिस्टम को पसंद कर रहे थे। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने आंसर रखता हूँ, अब आप ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए क्या हुआ, रिसेंट एक सर्वे हुआ था 5 बिग कंट्रीज, यानी जो साउथ एशिया के 5 बड़े देश हैं, यहाँ पे मतलब आप कह लो कि एक सर्वे किया गया था और यहाँ से लोगों से पूछा गया था कि आपको किस प्रकार का कौन सा मतलब आपको पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा पसंद है। तो ज़्यादातर जो यहाँ के लोग थे उन्होंने सपोर्ट करा था डेमोक्रेसी को। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखिए, यहाँ के लोगों ने किस चीज़ को सपोर्ट करा था, तो आप बोलोगे डेमोक्रेसी को। ठीक है, डेमोक्रेसी वाला जो सिस्टम है इसको बेहतर बताया था। यहाँ पे आप देखोगे चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, ऑर्डिनरी सिटीजन्स यहाँ के जो थे और किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, ठीक है, सभी ने क्या करा था, कहीं ना कहीं सपोर्ट करा था डेमोक्रेसी को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रेफरेंस देते हैं किसको, डेमोक्रेसी वाले सरकार को, और उनके जो इंस्टीट्यूशन है उसको बेहतर मानते हैं। तो यही आपको आंसर में बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्री। अब जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं इनके बीच में कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर देशों में देखने को मिलती है। तो वो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहले तो है पुअर्टी। आपको पता है जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये सभी के सभी देश जो हैं ये आप इन्हें डेवलपिंग कंट्रीज में देख सकते हैं। ठीक है, डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है, यानी कि विकास कर रही है, विकासशील कहते हैं हम इसको, विकसित नहीं कहते। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर साउथ एशियन कंट्रीज में देखोगे, इन देशों में खासकर इन 7 देशों की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी गरीबी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें पता लगता है कि लगभग 22.3% लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं, अंडर पुअर्टी, यानी गरीबी में रह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है बाकी देशों में भी है। पाकिस्तान की बात करें वहाँ तो बहुत ज़्यादा आज के समय में देखने को मिलेगी, बांग्लादेश में, अन्य देशों में भी यही समस्या है। इसके बाद दूसरी समस्या क्या हो सकती है, वॉयलेंस। ठीक है, वॉयलेंस, वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे क्या है, मानव अधिकारों का उल्लंघन बहुत होता है, ये भी एक हो सकता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे बन जाता है इंपॉर्टेंट, वो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस्ड बाय डेमोक्रेसी। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने अभी देखा कि भारत और श्रीलंका, इन 2 देशों में तो बिल्कुल सक्सेसफुली डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की हमने तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी भी कभी कभी रहती है, कभी मतलब डेमोक्रेटिक सरकार भी आई है, गवर्नमेंट आई है, तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे मिलिट्री रूल भी हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन देशों में पसंद तो किया जाता है डेमोक्रेसी को, लेकिन यहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है जो कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट। आपको पता है कि यहाँ पे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है इनके द्वारा, और यहाँ पे कुछ मतलब सांप्रदायिक ताकतें हैं जो धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ती हैं, और कुछ ऐसी नेगेटिव एटीट्यूड वाले और थिंकिंग वाले लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आप पॉइंट यहाँ पे बता सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 4 पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसमें आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। देखो 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपसे कॉन्फ्लिक्ट पूछ लिया जाता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बताओ। कई बार कॉपरेशन के मुद्दे भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कॉपरेशन है वो बताओ। कई बार दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं, यानी 2 पॉइंट आपको बताने हैं कॉन्फ्लिक्ट के और 2 पॉइंट आपको बताने हैं इनके बीच में जो कॉपरेशन है उसको। तो कैसे भी हो आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट वाले जो इनके बीच में इशू है उसको देख लेते हैं। तो देखिए,
इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर जो है उसके शेयरिंग को लेकर। ठीक है, वाटर शेयरिंग को लेकर इनके बीच में एक विवाद है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, बांग्लादेश जो है वो कई बार डिनाई करता है। आपको पता है कि बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, इलीगल रूप से इमिग्रेशन हुआ है। भारत में बहुत सारे अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग रहते हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो इंडिया इसको उठाता है, लेकिन जो बांग्लादेश है उसको डिनाई कर देता है, कहता है कि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा हो जाता है। इसके बाद देखिए, बांग्लादेश डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरीज। अब यहाँ पे क्या एक मुद्दा ये आ जाता है कि बांग्लादेश की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है कि नेचुरल गैस इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी और म्यांमार के रास्ते से भी उसको आने नहीं दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है इनके बीच में। ठीक है, इसके बाद देखिए, बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट है वो क्या महसूस करती है कि इंडिया जो भारत का जो भारतीय जो सरकार का जो बिहेव करता है, वो कहीं ना कहीं एक दादा के रूप में, मतलब समझ रहे हो, दादा का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मतलब वर्चस्व दिखाते हैं, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, किस चीज को लेकर, रिवर वाटर जो शेयरिंग है इस मुद्दे को लेकर, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके बाद है बांग्लादेश सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप। जो कट्टर इस्लामिक जो संगठन है उसको बांग्लादेश क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। ठीक है, एंटी इंडियन जो है, जो भारत के खिलाफ वाले ग्रुप हैं, उसको कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आप 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आपके सामने, इसको आप बता सकते थे। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट तो पता लग गए, अब आपसे ये पूछ लिया गया कि कोई 2 पॉइंट ऐसे बता दो जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में सपोर्ट हो, एक दूसरे का कोऑपरेशन हो कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड। ठीक है, अगर हम देखें पिछले 20 सालों में, लास्ट 20 सालों को ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कहीं ना कहीं हमारे बीच में इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देखो, बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लुक ईस्ट पॉलिसी। आपको पता है ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है भारत की, जिसके तहत हम क्या करते हैं, साउथ ईस्ट जो एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, उनसे रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, तो उसका एक हिस्सा भी बांग्लादेश है। बांग्लादेश को भी हमने उसमें पॉलिसी में शामिल किया हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर एनवायरमेंटल इशू हो, उसमें भी दोनों देश कहीं ना कहीं एक साथ आए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट को याद कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 पॉइंट बताने थे, कोई भी 2 पॉइंट बता सकते हो। ठीक है, अगला है आपको डिस्क्राइब करना है कि वो फैक्टर आपको बताने हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं हो पाई है, यानी क्यों फेल हो जाती है, स्टेबल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्यों नहीं आ पाती है, इसके पीछे क्या रीजन है। आज के समय में आप देखोगे, कहोगे डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी केवल नाम की है। रियल में वहां पे जो पावर होती है वो मिलिट्री के पास होती है। ठीक है, मिलिट्री, आप मिलिट्री का ही शासन मान लो वहां पे। ठीक है, तो आपको वो फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है पाकिस्तान के अंदर। तो देखते हैं, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है यहाँ पे मिलिट्री का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इनका। इसके अलावा जो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, या यहाँ पे जो धार्मिक नेता होते हैं या धार्मिक आप कह सकते हो गुरु होते हैं, इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, डोमिनेंस है। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी वाला सिस्टम हो। ये हमेशा यही चाहेंगे कि यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, क्योंकि इससे इनको बेनिफिट होता है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसके साथ, भारत के साथ। इंडिया और पाकिस्तान के साथ हमेशा मतलब क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, विवाद रहा है। इसकी वजह से भी यहाँ पे जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये भड़काते हैं। ठीक है, क्या भड़काते हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब लोगों को भड़काते हैं कि अगर मिलिट्री कमज़ोर होगी हमारे देश में, डेमोक्रेसी होगी, तो भारत हम पे क्या कर सकता है, हम पे अटैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पे मिलिट्री जो है उसको ताकतवर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बातें भी यहाँ पे है। इसके अलावा देखो, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, इनको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो इनको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला जो इनको प्रेरित करे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल लाया जाए, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है। सब ने क्या करा है,
यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल को प्रमोट किया है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट ये भी है कि जो आपको पता है यूएसए बहुत ही तेज है, इसने हमेशा अपना फायदा देखा, अपने फायदे के लिए यूएसए ने दुनिया के बहुत सारे देशों को नुकसान पहुंचाया है। तो यूएसए और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, इन्होंने इनकरेज किया है किस चीज को, मिलिट्री शासन को यहाँ पे, ठीक है, रूल्स को। क्यों? क्योंकि इनको अपना फायदा दिख रहा था, अपने फायदे के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान को झोंक दिया मिलिट्री रूल की तरफ। तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ 2-3 पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कभी आ ही नहीं पाई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, उसको डिस्क्राइब करने हैं आपको। तो देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से विवाद रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान जो है पहले इंडिया का हिस्सा होता था, लेकिन 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, उस समय में ये अलग देश बन गया था, ठीक है। तब से लेके आज तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो समझते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर हम कहते हैं कि आफ्टर पार्टीशन, आपको दोनों ही देशों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, एक विवाद देखने को मिलेगा। और विवाद का मुद्दा क्या है, वो है कश्मीर। आप देखोगे मैप में जो ऊपर कश्मीर है, कश्मीर वाला हिस्सा जो है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर जो है वो उसका हिस्सा है, भारत का कहना जो है ये हमारे देश का हिस्सा है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है ये विवाद है। हालांकि अब आर्टिकल 370 को हटाकर मोदी जी ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के लिए कश्मीर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि एक दूसरा मुद्दा है। वो दूसरा मुद्दा क्या है, मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से समझो। जैसे ही देश आजाद हो जाता है, वैसे ही दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है। किसको लेकर? कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर उसका है, भारत का कहना है कि हमारा है। तो इसको लेकर विवाद होता है। तो 1947 और 48 में जो वॉर होता है, उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि जो कश्मीर होता है वो दो हिस्सों में बंट जाता है, ठीक है। आप यूं देखोगे मैप में तो कुछ हिस्सा जो है वो चला जाता है पाकिस्तान के पास, जिसको बोलते हैं पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओके। भारत का था, लेकिन इस पे किसका कब्जा हो गया? पाकिस्तान का। और जो भारतीय डोमिनेंस में रह जाता है उसको बोलते हैं JNK, यानी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन हो जाती है और एक हिस्सा पाकिस्तान की तरफ, एक हिस्सा भारत की तरफ। तो भारत वाला तो कश्मीर है। अब जो मुद्दा है, अब आर्टिकल 370 हटने के बाद वो मुद्दा ये है कि कश्मीर तो हमारा है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, बल्कि पीओके भी हमारा, जो 1947-48 में चला गया था पाकिस्तान की तरफ, अब उसको वापस लेना है। यानी अब जो विवाद का मुद्दा है ये अलग बना दिया है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, करंट में क्या चल रहा है इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, आपको पता है, पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक जो कुछ इश्यू हैं उसको लेकर, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में किसका कंट्रोल होना चाहिए, इस बात को लेकर विवाद है, ठीक है। दोनों ही जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या भारत की, दोनों ही एक दूसरे को शक की नजरों से देखती हैं। ये भी आपको याद रखना है, अच्छा पॉइंट है। इसके बाद देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्लेम्ड, भारत की सरकार ने ब्लेम किया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाती है जिसकी वजह से भारत में वायलेंस होता है। भारत में जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं इनको भड़काती है, उसको हथियार उपलब्ध कराती है, इनको ट्रेनिंग देती है। जो आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग देती है, उनको पैसा देती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, और भारत के खिलाफ उनको करती है कि भारत में जाके हमले करो, भारत को नुकसान पहुंचाओ। तो ये भारत की सरकार का हमेशा से क्या रहा है, ब्लेम रहा है पाकिस्तान को लेकर, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो भारत की जो सरकार है वो ये भी मानती है कि पाकिस्तान क्या करती है, जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स हैं। आपको पता है कि पंजाब में कितना ज्यादा 1985 से 1995 के बीच में क्या बुरा हाल होता था, कितना ज्यादा पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी लोगों का विवाद था। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार का ये मानना है कि इन खालिस्तानियों को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मदद करती है। तो एक ये भी विवाद का मुद्दा है, कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है, ठीक है। इसके बाद देखो, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसको ISI कहा जाता है, ISI जो है वो भी इन्वॉल्व मिली है, कई बार सबूत मिले हैं कि भारत विरोधी जो गतिविधि है, एंटी इंडिया जो गतिविधि है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी है उसमें ISI का हाथ मिलता है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो कैंपेन चलाती है और नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को काम करती है। और यहाँ तक कि कई ऐसे ऑपरेशन भी हैं जो कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से भी किए जाते हैं, ठीक है, जो भारत के खिलाफ होते हैं, एंटी इंडिया होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, पेपर में आए तो आपको लिख के जरूर आना है।
इसके बाद देखो ये तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जहां पे दोनों के बीच में कोऑपरेशन है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसे दो तीन मुद्दे बता दो जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कुछ कोऑपरेशन दिखे। तो देखिए एक ऐसी ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960s में, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। ये किसकी हेल्प से हुई थी? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला, इसे याद रखो। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों देशों के बीच में, ठीक है, दोनों देश कहीं ना कहीं तैयार भी हो गए हैं कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जिससे कि मतलब इनके बीच में वॉर का रिस्क है वो कम किया जाए। जैसे कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे दोनों के बीच में विवाद रहता है, तो उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। कुछ ऐसी बातों पे भी ये सहमत हुए हैं, तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है। इसके बाद कुछ सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में क्या हो सके, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप वाला माहौल बन सके, इसका भी प्रयास किया गया है। तो ये भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। और हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में ट्रेड भी बढ़ा है, कुछ समय से ट्रेड को बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ मुद्दों पे कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। इसके बाद इसके आगे के पॉइंट देखो, जो यहाँ के दोनों भारत और पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, वो सबमिट करते रहते हैं, सबमिट करते हैं जिससे इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बने, और एक दूसरे से जो मतलब कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिससे प्रॉब्लम हो रही हो या जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे मुद्दों को एक जगह टेबल पर लेकर आए, ठीक है। दोनों के बीच में टॉक हो, बातें हो, और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को सुलझाया जाए। दोनों पड़ोसी देशों के बीच में जो मुद्दे हैं, विवाद के मुद्दे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सुलझाया जाए। तो इसको लेकर भी समिट्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि अ नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपन बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच में कुछ बस रूट्स ऐसे हैं जो ओपन किए गए हैं, ठीक है। दोनों के बीच में ट्रेड जो है उसको बढ़ाया गया है। पिछले लास्ट 5 ईयर में देखे तो काफ़ी मतलब ट्रेड दोनों के बीच में बढ़ा है। और जो वीज़ा पॉलिसी है उसको भी थोड़ा ऐसा बनाया गया है ताकि आसानी से इधर के लोग उधर जाना चाहें, उधर के लोग इधर घूमना चाहें तो उनको वीज़ा मिल जाए, ठीक है। ऐसी भी पॉलिसी बनाई गई है। तो ये कुछ पॉइंट बता सकते हो आप। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है वो खत्म हो जाता है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए। 21-22 हज़ार के आसपास स्टूडेंट वहाँ पे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक वगैरह जो है वो मिल जाया करेंगे। इसके बाद अब जो वीडियो आएगा वो आएगा इसी चैप्टर का पार्ट 2, जो बचे हुए क्वेश्चन है जिसमें हम नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, नेपाल के साथ कोऑपरेशन देखेंगे, श्रीलंका के साथ देखेंगे, भूटान के साथ देखेंगे, मालदीव के साथ देखेंगे। दो तीन मेन मेन जो टॉपिक है वो अभी बच रहे हैं, तो वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।